मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे दोस्तों आपका हमारा अपना रक्ष यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो बड़ी मज़ेदार आ गई। वीडियो का टाइटल हिंदी में और जब मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया तो पता चला कि 100 टन का कोई मामला है, गोल्ड का इशू है, वो वापस इंडिया में आ रहा है। ये इंडिया की किस्मत चमकने जा रही है यूके तो से। हाँ यूके से, ये बड़ी ही चर्चा में न्यूज़ है। तो अंकित साहब की वीडियो पर देखते हैं दोस्तों, वीडियो पर इस पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे देखने के बाद एक ही पल को आपको ऐसा लगेगा कि जो एक समय भारत ने अपना सोना सीक्रेट तरीके से दूसरे देश के अंदर भिजवा दिया था, क्या वही सोना वापस आ गया है? सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड जो आरबीआई के द्वारा वर्ष 1990-91 के दौर में की गई थी, जब भारत के पास में बहुत ज्यादा डेट हो गया था, क्या हम उस डेट से बाहर निकलते हुए अपना उस गिरवी रखे सोने को वापस ले आए हैं क्या? यही जानने के लिए आज का सेशन देख लीजिए, क्योंकि वर्ष 1991 में एक सुर्खी जिसने सभी भारतवासियों को शर्म से झुका दिया था, उसका इतिहास आज के सेशन में जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन आज जो गोल्ड आज जो वापस आ रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है, 100 टन गोल्ड इंडिया आ रहा है इंग्लैंड से। वो कौन सा है, सेशन के पूरा होते होते आपको पता चल ही जाएगा। साथियों, आपसे गुजारिश है कि सेशन को जल्दी से साथियों से साझा कर दें। आप खुद चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर है बैंक ऑफ इंग्लैंड। जैसे अपने यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड की, जहां बैंक के नीचे ये जो आप जगह देख रहे हैं, यह एक अंडरग्राउंड प्लेस है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के जमीन के नीचे ऐसे 9 बड़े बड़े अंडरग्राउंड्स हैं जहां पर दुनिया भर का सोना रखा हुआ है। उनमें से उस सोने को देखने के लिए केवल ब्रिटेन के राजा अथवा रानी को ही इजाजत होती है। जो ब्रिटेन को लीड कर रहा होता है, प्रथम नागरिक होता है, वही उस गोल्ड को देख सकता है। ऐसा ही एक दृश्य आपके सामने है, जिस गोल्ड को देखते हुए खुद महारानी दिखाई दे रही हैं, जो अब स्वर्गीय हो गई हैं। आज के सेशन में विस्तार से चर्चा है, क्योंकि हेडलाइन है कि आरबीआई अपना 100 टन सोना रिजर्व यूके की वॉल्ट्स से लेकर वापस आ रहा है। तो यहां पर आप खबर देख रहे हैं, आरबीआई ब्रिंग बैक ला चुका है, ब्रिंग बैक 100 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व फ्रॉम यूके। ये सुर्खी हर जगह आज के समय पर छाई हुई है। तो आपसे गुजारिश है कि इस सुर्खी को विस्तार से समझने के लिए कमर की पेटियां कस लीजिए, क्योंकि कहानी बड़ी रोचक होने वाली है। जब आप इतना सारा गोल्ड देखते हैं तो मन में कई तरह के सवाल आने लगते हैं कि यार ये गोल्ड है तो इसकी सुरक्षा को लेकर के क्या किया जाता होगा, किस तरह की प्लानिंग होती होगी, कहां रखते होंगे, कौन कौन सुरक्षा करता होगा, अपने देश में कहां रखा होगा, इंडिया में गोल्ड की क्या महत्वता है, सरकार गोल्ड से कुछ खरीदती बेचती थोड़ी है, हमारे यहां तो रुपया ही चलता है, फिर गोल्ड क्यों लाया जाता है। बहुत सारे प्रश्न हैं। चलिए फिर भी आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस कहां होता है? कमेंट बॉक्स में पोल के अंदर जाकर जवाब दे दीजिए। पोल एक्टिवेट हो रहा है। और एक जरूरी जानकारी जान लीजिए कि आप में से जो भी साथी निरंतर विद्यार्थी हैं हमारे आरएनए के, जो कि अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर होता है, कल का आरएनए सुबह 8 बजे होगा, किन्हीं कारणवश मेरी व्यस्तताओं के चलते। बाकी हमारी वेबसाइट है जहां पर आप रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए विजिट कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है जहां जाकर आप जीए फाउंडेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का मेरा कोर्स 1499 में ले सकते हैं। साथियों, आज की खबर को थोड़ा सा इतिहास से जोड़ते हुए लाते हैं और आज में लौटेंगे। बात है सन 1991 की, जब देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई थी। चरमराने का अर्थ यह था कि हमारे पास दुनिया के देशों से मंगाने के लिए पैसा नहीं था, धन नहीं था। कोई सामान मंगाएं तो धन की आवश्यकता थी। अब हमको विदेशों से मंगाने की क्या जरूरत थी जी, हम तो खुद ही आत्मनिर्भर हुआ करते होंगे। जी नहीं, तेल आज भी हम मंगाते हैं, पहले भी मंगाते थे। ऑयल हमारे देश में इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम खुद से ही उसकी पार पटक लें, तो हम गल्फ कंट्रीज से देश के लिए तेल मंगाया करते थे। अच्छा, अचानक हमारी स्थिति खराब हुई नहीं थी। असल में इसके पीछे एक ऐतिहासिकता कुछ इस प्रकार की रही है कि जब भारत आजाद हुआ ना 1947 में, तो हमारे पास में दास्ता की एक पुरानी आदत थी।
आदत कहिए या याद थी, जिसमें हमारे दिमाग में ये भाव था कि अंग्रेज हम पर शासन क्यों किए, क्योंकि ये एक कंपनी लेकर आए थे, हमने विदेशों से कंपनी को आने दिया था, इसलिए हम गुलाम हो गए थे। तो हमारे देश में ये भावना थी कि विदेशियों को अंदर नहीं आने देना है। यानी अगर ताजा ताजा आजाद हुए हो तो दूसरी कंपनी को कैसे आने दोगे? तो आपने मन में एक भावना बना ली कि विदेशी कंपनी अगर आएगी तो हमें लूट कर ही जाएगी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर राज की थी, तो ऐसी स्थिति में हम किसी को एंट्री नहीं करने देंगे। एंट्री नहीं करने देंगे, दैट मीन्स हमने अपने आप को एक क्लोज इकोनॉमी के रूप में रख लिया कि हमारे यहां पर किसी से किसी का कोई संबंध नहीं है जी, हम दूसरी देशों के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, अपना पैदा करेंगे, अपना खाएंगे, जो हमारे पास रिजर्व है उसी से सारा काम करेंगे। चलो सोच तो अच्छी है, लेकिन आप अपने से कुछ भी करते रहें, लेकिन दुनिया के किसी देश से माल अगर खरीदना पड़ रहा है तो उसको पेमेंट तो करोगे। बोले हाँ करेंगे, काहे नहीं करेंगे? तो बोले काहे में करोगे? बोले रुपया में करेंगे। बोले रुपया कोई मान ही नहीं रहा है, सामने वाला कह रहा है मैं रुपया जानता ही नहीं हूं, क्यों मेरे यहां पर उस रुपये से कुछ नहीं होता है। तो बोले आप क्या मानते हो? बोले मैं तो अमेरिका का डॉलर मानता हूं। बोले अमेरिका का डॉलर क्यों मानते हो? क्योंकि अमेरिका का दुनिया में सिक्का चलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया के सामने यह माना जाता था कि डॉलर इज इक्वल्स टू गोल्ड, यानी आप डॉलर जमा कराओ उसके बदले सोना ले जाओ, इतना बड़ा सिक्का चलता था। अपन फिल्मों में सुनते ना सिक्का चलता है किसी का, तो असल मायने में अमेरिका का सिक्का चलता था, उसका डॉलर दोगे गोल्ड मिल जाएगा। इस तरह की अमेरिका की वैल्यू थी आफ्टर ब्रेटन वुड सम्मेलन। तो साहब दुनिया के देश कहते हैं कि हम तो केवल डॉलर में ही व्यापार करेंगे, कम से कम डॉलर के बदले गोल्ड तो मिलेगा। ठीक बात है। अब हमारी मजबूरी ये हो गई कि हमारे पास में गोल्ड रिजर्व है जो थोड़ा बहुत है, इसके अलावा विदेशी मुद्रा के नाम पर हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि डरते हैं खरीदने के लिए, लेकिन क्या चाहिए? पैसा चाहिए। खरीदने के नाम पर हमारे बिल बढ़ते चले गए, अर्थात हमारा इंपोर्ट तो ज्यादा होता चला गया, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते चले गए। एक्सपोर्ट्स कम क्यों हो रहे थे? क्योंकि हम कोई उन्नत कंट्री नहीं थे। जब हम आजाद हुए थे तब एकदम पिछड़े हुए अल्प विकसित राष्ट्र थे। ऐसी स्थिति में हमारी तो यहां की शुरुआती जीवन में ही एग्रीकल्चर बुनियादी जरूरत थी, एग्रीकल्चर को ही आगे बढ़ा रहे थे। 95% के आसपास आबादी हमारी गांवों में रहती थी, तो हम तो केवल पैदा करके अनाज खाने वाली स्थिति में थे। वो भी स्थिति हमारी कॉम्प्रोमाइज हुई थी। यानी एक वक्त ऐसा आ गया था जिस समय अगर हरित क्रांति ना आई होती तो ना जाने कितने लोग भूख से मरते। क्यों? क्योंकि एक वक्त का भोजन ही हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे जनसंख्या के हिसाब से। खैर, हमने वो भूख से लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी पैसे की लड़ाई लड़नी थी, क्योंकि बाहर वालों को पैसा चाहिए था। सब ठीक ठाक तरीके से खींच तांच के चल रहा था। सरकार हल्के हल्के तरीके से डरते डरते अपने यहां पर ढील दे रही थी कि कोई बात नहीं, अगर हम दुनिया के देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे, देने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर आएगा कहां से जब तक हम कुछ बेचेंगे नहीं। किसी को बेचने के लिए हम जाते कि सर हमें कुछ बेचना है, तो सामने वाला कहता हम आपसे क्यों लें, किसी और देश से क्यों ना ले लें। बोले सर हमारे यहां ये चीज पैदा होती है। बोले नहीं, हमारी कंपनी को आने दोगे तभी हम तुम्हारा माल खरीदेंगे। तमाम प्रकार की चीजें होने लगी। इसलिए सरकार ने कहा ठीक है, अगर कोई कंपनी हमारे यहां आना चाहती है तो हम उस पर पूरा नियंत्रण रखेंगे। पहले हम निर्धारित करेंगे कि यह कंपनी अगर हमारे देश में आ रही है तो इसका कोई इरादा तो खराब नहीं है, हम इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे, तभी जाकर इसको काम करने का लाइसेंस देंगे। ये जो लाइसेंस देने का आजादी के बाद सिस्टम चला, इसे लाइसेंस राज कहा गया। हमारे यहां पर इस लाइसेंस को लेने के लिए बाबुओं के पास, आईएएस ऑफिसर्स के पास लंबी कतारें रहती थी कि सर जी लाइसेंस दे दीजिए, क्योंकि वो फाइलें लाल कलर की होती थी, लाल बत्ती में अधिकारी घुमा करते थे। उस चीज को लाल फीता शाही या रेड टेपिज्म के नाम से भी जाना जाने लगा कि इंडिया में लाइसेंस चाहिए तो बाबू के पास जाइए। बाबू बड़का बाबू हो सकता है, छुटका बाबू हो सकता है, क्लरिकल स्टाफ भी हो सकता है, लेकिन है ये सभी बाबू, क्योंकि सरकार के नाम पर काम करते हैं, फाइलें पास करवा देंगे, इसका ये रिश्वत लेंगे। तो हमारे देश में सीधे सीधे लाइसेंस के चक्कर में लाल फीता शाही पनपने लगी और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से पनपने लगा। यह सब पनप ही रहा था और हमारे देश की स्थिति चरमराती जा रही थी। क्यों? क्योंकि आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो सरकार तक परमिशन लेने में लंबा समय लग रहा था। कोई बात नहीं साहब, लाइसेंस राज चलता रहा, लाल फीताशाही पनपती रही, लेकिन देश की स्थिति बिगड़ती चली गई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि हम दुनिया की बहुत सी कंपनियों को काम करने के लिए जब बुलाते भी थे तो वो लोग इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे जितना भ्रष्टाचार में उनका खर्च हो जाता था। स्थितियों ने करवट ली, स्थितियां बिगड़ी। स्थितियां कब बिगड़ी? जब वर्ष हुआ 1990 के बाद का।
क्यों साहब, ऐसा क्या हुआ? हम जो सामान्यतः तेल मंगा रहे थे, अचानक उस तेल के दाम बढ़ गए। दाम क्यों बढ़ गए? क्योंकि गल्फ में यानी खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ गया। इराक ने अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इराक को सबक सिखाने की तान ली। अमेरिका इराक को अपना दुश्मन बना लिया। इंडिया इराक का मित्र हुआ करता था। इराक का ही हम तेल मंगाया करते थे। हमारे ट्रकों की टंकियों पर लिखा होता था कि इराक का पानी पी मेरी रानी। आज भी आपको सड़कों पर चलते हुए ये लाइन मिल जाएगी। लेकिन इंडिया और इराक में अचानक दूरियां बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि इराक पर हमले होने की तैयारियां चल रही थी। भारत की तरफ से अमेरिका से बातचीत की जा रही थी कि सर हमें तेल चाहिए। अब दुनिया में युद्ध का संकट है, तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि युद्ध हुआ तो फिर तेल लेने उस खाड़ी में जाएगा कौन? तेल नहीं मिलेगा तो दुनिया के बहुत से देश वैसे ही फेल मार जाएंगे। पहले ही हमारे पास डॉलर नहीं है, उसके अलावा अब हमें महंगा भी तेल मिलेगा। महंगा तेल मिलेगा तो ना तो डॉलर है और रहा सहा तेल और महंगा हो गया, तो हम डॉलर कहां से चुकाएंगे? हमारे पास पेमेंट का संकट उत्पन्न हो गया। हम अमेरिका के पास गए, अमेरिका से कहा कि सर जी अगर संभव हो तो हमें कुछ डॉलर्स दे दीजिए। अमेरिका हमेशा मौका परस्त रहा। उसने कहा ठीक है, डॉलर चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन पता चला है कि आप और इराक दोस्त हैं। बोले जी हां, तो आपकी दोस्ती का टेस्ट करना चाहते हैं। बोले बताइए। बोले हम अपने फाइटर जेट्स को आपकी धरती पर उतारेंगे इराक पर हमला करने के लिए, ताकि हमारे फाइटर जेट्स इतना दूर से ट्रेवल करके तो आएंगे नहीं, लेकिन आपकी धरती से उतर करके हम वहां पर हमला करने जा सकेंगे। अमेरिका ने बहुत बार हमारे साथ ऐसी ही तैयारियां चेक की हैं, उसके बदले उसने हमें डॉलर्स ऑफर किए। यह टैक्टिक भी कुछ ही दिन काम आई। हमें अभी भी पैसे की जरूरत थी। पैसे के नाम पर दुनिया में दो बड़ी बैंक हुआ करती थी, एक का नाम था आईएमएफ और एक का नाम था वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों बैंक दुनिया में कर्जा देती हैं, लेकिन इन पर भी अमेरिका का ही प्रभुत्व है। जब कोई देश पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा होता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थात इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम के दौर से गुजर रहा होता है, जो अभी पाकिस्तान के हालात हैं, तो फिर आईएमएफ निकलकर बाहर आता है। आईएमएफ कहता है कि अगर आपको डॉलर्स चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरे कहे अनुसार आपको कुछ सुधार करने होंगे। तो बोले सुधार क्या चाहते हो? बोले हमारी जो कंपनियां हैं इन्हें अपने देश में आने की परमिशन दो। जो अभी पाकिस्तान में फिलहाल हो रहा है, हम 1991 में वो सब देख चुके हैं। अर्थात अपने देश में हमारी कंपनियों को आने की इजाजत दो। जो आज पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपनी कंपनियों को किस प्रकार से बेचता चला जा रहा है, कर दो, बेच दो इनको। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले विदेशी होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। अमेरिका ने हमसे एकदम दृढ़ता से कहा डॉलर दोगे काम चल जाएगा, डॉलर लोगे तो आपको हमारे लिए ये नियम खोलने पड़ेंगे। आईएमएफ के नाम पर उसने हमारे साथ मांडोली करना शुरू किया। हमने कहा हम सब मान लेंगे, आप हमें डॉलर दो, हमारे तेल के बिना काम नहीं चल रहा है। अमेरिका की आईएमएफ ने हमें, हाँ अब मैं ये जो बोलता हूं ना अमेरिका की आईएमएफ, इससे आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन वास्तविकता है कि उसका 1/3 पैसा अमेरिका का है। तो अमेरिका का इतना जबरदस्त कंट्रोल है वर्ल्ड बैंक के ऊपर और आईएमएफ के ऊपर, ठीक है। तो अमेरिका की आईएमएफ ने हमें साहब बिलियन, 1 बिलियन और कुछ लाख रुपीस हमको डॉलर्स में दे दिए कि ये पकड़िए, आप अपना लोन चुकाइए, मतलब अपना तेल खरीदिए। लेकिन करें क्या? गल्फ वॉर के चलते तेल तो आसमान छू रहा था, हमारे पास इंपोर्ट बिल बढ़ते जा रहे थे। हैंड टू माउथ स्थिति हो गई, सरकार की गरीबी सबके सामने आने लगी। जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, लोग हमारे बारे में भी उस समय ऐसे ही कहा करते थे। अब हमारे ऊपर दबाव था कि आईएमएफ का कहा हुआ मान लें, जो शहबाज शरीफ ने अभी माना है। उस समय हमारे ऊपर भी इस बात का दबाव आया। जब दबाव आया तो हमने चुपके से कि यार अपने नियमों को चेंज करेंगे। इस बारे में दुनिया से कैसे कहें कि अब तक तो हम ये कहते आ रहे थे कि हम अपने देश में दूसरी कंपनियों को आने नहीं देंगे, अदरवाइज हम गुलाम हो जाएंगे, लेकिन अगर हम खोलते नहीं हैं तो पैसे का संकट है। कोई बात नहीं, इस बीच में गोल्ड का रास्ता निकला। बोले एक काम करो, आरबीआई के पास कुछ गोल्ड रखा हुआ है, आरबीआई ने अपनी तिजोरी में गोल्ड रखा है। जैसे आपने कभी देखा हो अपने घरों में भी, जब घर की आर्थिक स्थिति चरमराने लगती है तो मां अपने सोने को गिरवी रखकर घर का काम चलाने के लिए सबसे पहले देती है कि लीजिए, इससे अगर घर चला सकते हो तो चला लो। आरबीआई ने कुछ ऐसा ही किया कि अगर देश के लिए इतना ही बड़ा संकट आ गया है तो लीजिए, मेरा ये गोल्ड ले लीजिए और इसे जाकर किसी दूसरे देश में गिरवी रख दीजिए और इसके बदले पैसा ले लीजिए। भारत में गोल्ड आन बान शान है। अगर कोई महिला अपना गोल्ड गिरवी रखती है तो समझिए कि देश में, मतलब घर एकदम सैडन स्थिति में चला जाता है।
ऐसी स्थिति में सोचिए देश पर क्या होगा, क्योंकि देश भारत मां के नाम से जाना जाता है और भारत मां अपना गोल्ड गिरवी रख रही है। ये वो दौर था 1991 का। हमने चोरी छिपे इस गोल्ड को पहुंचाने का प्लान बनाया बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ जापान में अपना सोना देके और उसके बदले डॉलर लेके आने का। हमने लगभग 40 से 45 टन अपना सोना उनको दिया और उसके बदले $400 मिलियन के आसपास धन लेकर लौट आए। हम बहुत ही चोरी छुपे अपना गोल्ड लेकर गए, किसी को बताया नहीं हमने, लेकिन उस समय के कुछ अखबारों ने इसे लीक कर दिया। उनमें एक्सप्रेस का नाम भी काफी चर्चित हुआ। उन्होंने दिखा दिया कि देखिए भारत का सोना चोरी छुपे दूसरे देश में रखने को मजबूर हुआ। इससे भारतीयों का आत्मसम्मान कुंठित हुआ कि यार नहीं, बस अब बहुत हो गया। हमारी कौन सी ऐसी नीति है जिसके चलते हम इतने परेशान हुए, जिसके लिए हमें अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। तब जाकर के मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देखिए हमारी नीति जो लाइसेंस राज चल रहा है ना, इससे निकलना होगा और हमें खोल कर काम करना होगा। बोले क्या? बोले हमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LPG कहते हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये हमें अपनाना पड़ेगा। निजीकरण, ये हमें अपनाना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं अपनाएंगे, डॉलर्स हमारे देश में खुद चल के नहीं आएंगे और जब डॉलर्स नहीं आएंगे तो हम किसी को पेमेंट नहीं कर पाएंगे और पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम फेलियर इकोनॉमी बन जाएंगे। उस समय मनमोहन सिंह जी PM हुआ करते थे। RBI वित्त सलाहकार और IMF का पड़ता प्रेशर और देश की हुई बेइज्जती ने उस समय लाकर हमें वहां खड़ा कर दिया कि नहीं, अब हमें अपने बजट में यह चीज प्रस्तुत करनी है। सरकार थी, PM थे, PM के सामने वित्त मंत्री ने अपनी जानकारी रखी कि सर अब हमको नियम बदलने पड़ेंगे, बर्बाद होने वाले हैं। बोले बदल दो नियम। तो इंडिया जो सन 47 से 91 तक नियम बांध कर चल रहा था, किसी को नहीं आने देंगे, अचानक हमने अपनी सीमाएं खोल दी। निरंतर हम उन सीमाओं की अंदर दायरे बढ़ाते जा रहे हैं कि लीजिए साहब इतना बढ़ा दिया। आ गई कहानी यहां तक समझ में? अब कहानी आगे की सुनते हैं। तो आपके दिमाग में अब बड़ा प्रश्न यह है कि सर वो जो गोल्ड गया था उसके बदले पैसा तो आ गया, देश के अंदर तेल की कीमत हम सबसे लड़ लिए, सब हो गया। ये सारी बातें मैंने सुना दी आप लोगों को। ये सीक्रेट सेल इस प्रकार से ये अखबार के अंदर छप के भी आया था, सब हो गया। अब बात आती है कि अभी कितना सोना हमारे पास है, हम जो दिए थे वो सोना है हमारे पास या कुछ और स्थिति है। तो अब स्थितियां बदल चुकी हैं साथियों। अब हमारे पास वो वाला जो गोल्ड हमने उस समय गिरवी रखा था ना, वो तो हमारे पास वापस आ चुका है। तो फिर क्या हुआ है? अब असल मायने में कुछ स्टैटिक्स अलग हैं। अब वो स्टैटिक्स क्या हैं उनको समझते हैं साथियों। अब इंडिया की RBI के पास आज मतलब मार्च 31 की रिपोर्ट के अनुसार आज से 2 महीने पहले तक 822 टन सोना हमारे पास था। ऑलरेडी 822 मैट्रिक टन सोना RBI के पास है, अपनी RBI के पास। अब ये जो 822 टन सोना जो हमारे पास है ना, इसमें से लगभग 514 टन जो सोना है वो हमने बाहर सुरक्षित रखा हुआ है। यानी 400 से 500 मैट्रिक टन गोल्ड जो है वो हमने इंडिया से बाहर रखा हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है, हमारे पास है और हमने रखा हुआ है, क्या अभी भी गिरवी रखा है क्या महाराज? जी नहीं। तो फिर हमने जमा करके रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? दुनिया की बैंकों में रखा हुआ है। उनमें से भी मेजर बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ इंग्लैंड है। खबर क्या है? हम उस जमा अपने गोल्ड में से 100 टन सोना वापस ले आए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए। गिरवी सोना तो हम पहले ही मंगा लिए, उसके बाद में हम जो अपना सोना बैंक में जमा करा के रखे हुए थे उसमें से 100 टन सोना ले आए हैं। तो पहला तो यहां तक पहुंचते पहुंचते एक डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह बनता है, सर लेकिन बाकी तो बात सही है, हम अपना सोना वहां रखे क्यों थे? ये तो बढ़िया सवाल है। चलिए अब इसका आंसर खोजते हैं। अल्टीमेटली इंडिया अपना गोल्ड वहां पर रखा क्यों है? मैं आपको फिर से याद दिला दूं, तमाम प्रकार के अपडेट्स जो भी हम सेशन करने वाले होते हैं या देश में जो भी न्यूज में चल रहे होते हैं, उन्हें हम अपने ट्विटर हैंडल, जिसे आप एक्स हैंडल भी कहते हैं, उस पर निरंतर अपडेट करते रहते हैं। इस पर भी मैंने अपडेट किया था। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं किसी भी न्यूज की कंटिन्यूटी में तो आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, तो अब बड़ा सवाल यह है कि यह वाला जो सोना आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह असल में हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं और यह वहां क्यों रखा था? बड़ा सवाल अब यह है। चलिए इसका जवाब खोजते हैं। देखिए क्या है ना जी, कि आज इंडिया को कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो
तो कोई ऐसा न्यूट्रल आदमी चाहिए जिसके साथ हम सोने की लेन देन कर सकें। पहला तो पॉइंट यहां समझने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट क्या समझने की आवश्यकता है कि आपके पास 822 टन सोना है। भारत का फॉरेन रिजर्व फॉरेक्स इसी सोने से जज किया जाता है, सोने से जज किया जाता है। साथ ही साथ में जो आईएमएफ के अंदर जो हमारा मुद्रा भंडार है ना, उसके हिसाब से भी, जिसको हम एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसमें 5 देशों की करेंसीज को काउंट किया जाता है कि आपके पास डॉलर कितना है, पाउंड कितना है, यूरो कितना है, युआन कितना है और जापानी येन कितना है। इन 5 देशों की करेंसी, जिसे एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये धन कितना है और गोल्ड कितना है, इस आधार पर जज किया जाता है कि फॉरेक्स कितना है। ठीक है, अब इस फॉरेक्स में से रुपया रोकड़ा तो हम अपने देश में रख लेते हैं, उसे कौन चोरी करेगा, कोई समझेगा ही नहीं, कोई सब्जी वाला लेगा ही नहीं, लेकिन गोल्ड तो कोई भी ले सकता है। तो सुरक्षा के लिहाज से हम अपना गोल्ड दूसरे देश में सुरक्षित रखते हैं। सर ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है कि सुरक्षा के लिए हम अपना सोना किसी दूसरे देश में रखते हैं। हाँ, तो बेइज्जती की बात है, उसी को तो दूर किया जा रहा है। क्या हमें अपने देश पर विश्वास नहीं है क्या? अरे यार, तो बिल्कुल बहुत सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए, काय नहीं होना चाहिए। तो यही तो सवाल है कि इतने दिन से वहां काय रखे थे। अर्थात हमारा अपना सोना जो दुनिया में हमने इसलिए सुरक्षित रखा हुआ है कि हमें डर है कि हमारे पास रह गया तो चोरी ना हो जाए। अब चोरी कौन चोरी करेगा यार, इतना बड़ा गोल्ड, सरकार के पास सब कुछ सुरक्षा होती है। बहुत सही साथियों, जब देश में अस्थिरता का माहौल हो, देश के अंदर हर साल कोई प्रधानमंत्री चेंज हो रहा हो, राजनीतिक उठापटक हो, सैन्य तख्ता पलट का डर हो, ऐसी स्थिति में सरकारें अपने देश का सोना अपने से उठाकर दूसरे देश में पहले ही रख देते हैं कि भाई पता नहीं उस समय कौन सन की प्रधानमंत्री बने, कौन राष्ट्राध्यक्ष जो है सेना अध्यक्ष बनकर बैठे, पता नहीं। ऐसी स्थिति में वो क्या करे, क्या पता किसी आतंकी का शासन हो, पता चले कि वो सारा गोल्ड निकाल करके और अपने काम में ले ले। तो बोले भाई इससे अच्छा है दूसरे देश में रख दो, ताकि दुनिया को पता तो चले कि सोना चला गया। आई बात समझ में? इसलिए दुनिया के अंदर जो भी अल्प विकसित या विकासशील देश हैं, वो डर के मारे अपना सोना दूसरे देश में सुरक्षित रख देते हैं। इंग्लैंड जिसने दुनिया पर इतना राज किया है, उसका वो राज आज भी हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल तो करता ही है। उसकी बैंक जो हमको सोने की चिड़िया से मरी चिड़िया बना के चला गया था, उसी के पास जाकर हमने अपना सोना सुरक्षित रख दिया कि नहीं साहब, इतना सोना पचाने की आप में टेंडेंसी रही है तो आप ये भी पचा ही लोगे। हम अपना सोना जाकर वहां की वॉल्ट में रख दिए। तो अब समझो, बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर 9 बहुत बड़े बड़े अंडरग्राउंड्स में गोल्ड रखा गया है। दुनिया भर के देशों ने अपना गोल्ड उसमें रखा हुआ है कि लीजिए साहब हमारा गोल्ड सुरक्षित रखिए। अब होता यह है कि कोई भी देश वहां से गोल्ड निकालता नहीं है, तो क्या करता है, जैसे मान लो कभी आपको लग रहा है कि डॉलर की कमी पड़ रही है, हमारे पास धन नहीं है, तो अकाउंट में मैनेज किया हुआ है। क्या मैनेज किया हुआ है कि मान लीजिए ए देश के पास डॉलर कम पड़ रहे हैं और उसके पास गोल्ड है, बी देश से उसे डॉलर चाहिए, तो अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाता है वहीं से ही। अब आपके नाम का गोल्ड दूसरे के नाम पर चढ़ाना है कि हाँ भाई ए नाम का गोल्ड बी नाम पर चढ़ा दो, इसके डॉलर इसके नाम चढ़ा दो, यानी कि माल रख करके एक्सचेंज ऑफ करेंसीज कर ली जाती हैं। एक तरह से समझिए कि वो मंडी बन करके बैठा हुआ है। जैसे आप अनाज मंडी कभी जाएंगे तो वहां पर जो अनाज के ढेर लगे हुए हैं वो बिकते कैसे रहते हैं कि हाँ साहब ये अनाज की ढेरी मेरी हो गई, बोले कितने की, बोले ये इतने की हो गई। अब उसके बाद में कोई दूसरा आया, भाई इतनी तो लग चुकी इस पे, और कोई है, बोले हाँ अब ये मेरी होगी, वो वही रखा है, भाव उसका उल्टा नीचा चल रहा है। उम्मीद है कि ये थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी। तो बोले सर अब लेकिन हमको ये चीज लग रही है, हमारे देश में तो बड़ी स्थिरता है, स्थिरता है तो गोल्ड तो हमारे देश में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अगर आ गया तो रखा कहां जाएगा, ये तो बड़ा सवाल है। क्या हमारे देश में बिल्कुल भी गोल्ड नहीं रखा हुआ है क्या? हमने बिल्कुल रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई हेडक्वार्टर, वहां पर मिंटो रोड पर हमारा गोल्ड रखा हुआ है। साथ ही साथ हम नागपुर में भी अपना गोल्ड रखते हैं। ये जो गोल्ड आएगा इसे भी कुछ इसी प्रकार से सुरक्षित रखा जाएगा। उम्मीद है अब आपको यह डाउट भी क्लियर हो गया होगा। हम बाहर क्यों रखते हैं, अब यहां आएगा तो कहां रखा जाएगा, क्लियर हो गया। अब बड़ा सवाल ये, हमारे पास कितना गोल्ड है, दुनिया के देशों के पास कितना गोल्ड है, जरा इस पर प्रकाश डालिए। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं साथियों। अब हमारे पास में गोल्ड है इस समय 822 टन। पिछले 10 सालों में हमारे पास में बहुत ज्यादा, मतलब पिछले 5 सालों के अंदर जो गोल्ड है वो लगभग 200 टन गोल्ड हमने परचेज किया। 203.9 टन सोने के भंडार पिछले 5 सालों में बड़े हैं। इंडिया ने खूब सारा गोल्ड खरीद के रख लिया, क्योंकि दुनिया में सोना ही चलता है, तो हमने खरीद के रख लिया कि भाई रखो ताकि भविष्य में कभी काम आएगा। इस तरह से गोल्ड खरीद के रख लिया। अब गोल्ड पिछले 5 सालों में खरीद तो खूब सारा लिया, लेकिन रखा हुआ बाहर की बैंकों में है, तो उसे वहां से
यहां भी तो लेके आओ। अब ये डर क्यों आया कि वहां से यहां लेके आओ, उस बारे में भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन इससे पहले यह जान लीजिए दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कहां है। तो देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो अमेरिका में है। देखिए दो बात समझिए, रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जो है ना, जिसको फेडरल बैंक कहते हैं, और बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये दुनिया का अधिकतम गोल्ड अपने पास सुरक्षित रखते हैं। फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, जिसमें अमेरिका का अपना गोल्ड भी है, वो 8,100 टन, 133 टन, लगभग इंडिया से 10 टाइम्स ज्यादा गोल्ड रख करके अमेरिका बैठा हुआ है। अब आपको देख करके ये लगेगा यार ये तो गोल्ड इनके पास इतना ज्यादा है, अच्छा इसीलिए ये लोग पैसे वाले हैं क्या? हाँ शायद आप ये समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन, इस प्रकार से गोल्ड होता है। एक बात बताइए सर, इतना ज्यादा गोल्ड ये लोग रख के बैठे, हम तो इसी में ही डिप्रेशन में चले गए। फिर इंडिया काहे की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, फिर 3री बड़ी इकोनॉमी बनने का सपना, इतना गोल्ड तो ये लोग रखकर बैठे हैं। चलिए यहीं पर आपका एक भ्रम दूर कर देते हैं। इनके पास ये जो गोल्ड रखा है ये इनके बैंकों में रखा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन टॉप 5 कंट्रियों को भी मिला दो ना, और सोचो पूरे टॉप 10 कंट्रियों को भी मिला दो, तो जितना गोल्ड निकल कर आए उतना गोल्ड भारत की महिलाएं पहनती हैं या वो तिजोरी में रखती हैं। ध्यान से समझना, ये वाला जो गोल्ड दिख रहा है 822 टन का, ये हमारी बैंकों में है। लेकिन जो हमारे घरों का सोना है, जिसे हम अपना नहीं मानते, जो हेरिटेज टैक्स के रूप में आगे नहीं देना है, अपने पास ही रखना है, वो गोल्ड 21,000 से लेके 22,000 टन अनुमानित है। जोड़ लीजिए इन आंकड़ों को, आंकड़े गड़बड़ा जाएंगे। दुनिया के 10 देश एक तरफ, भारत की महिलाएं एक तरफ। इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया का 3रा बड़ा इकोनॉमी पहले से ही है भारत। हमारे पास खरीदने की क्षमता बहुत है। हमारे पास कुछ होना हो, घर में गोल्ड जरूर होता है, घर में रखा है सोना, तभी तो यहां पर विज्ञापन चलते हैं। अब दूसरा एक पॉइंट और जान लीजिएगा, जितना ये गोल्ड इटली रखकर बैठा है ना, इतना गोल्ड हमारे देश के मंदिरों के अंदर दान होकर के जमा है। यानी महिलाओं का गोल्ड रख लीजिए, उसके बाद मंदिरों में जो जमा है वो भारत सरकार के पास जो कुल गोल्ड है उसका 3 गुना गोल्ड हमारे मंदिरों में है। तो बिंदास रहिए, घबराइए नहीं, सरकारी गोल्ड की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, चलें ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये स्थिरता पैदा करता है, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो इनके पास में 4 लाख बार ऑफ गोल्ड रखी हुई है बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास में। तो ये कुछ इस प्रकार से, इसका वीडियो भी डालते हैं, बड़ा खुश होते हैं। अरे कहां गए? हाँ, तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जिसके अंडरग्राउंड में कुछ इस प्रकार से यहां पर गोल्ड मतलब रखा जाता है। अंडरग्राउंड के अंदर ऐसे गोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक तस्वीर है, सिंबॉलिक तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक सवाल बना, सर फिर भी हम ला क्यों रहे हैं? बाहर रखा हुआ है तो ठीक है, रहने देते, लाए क्यों है? लाए क्यों है? इसके पीछे हाल ही में गड़बड़ हुई यार। और वो क्या हुई आपको मालूम है ना? रशिया यूक्रेन जब कन्फ्लिक्ट चला तो रशिया का जो भी सामान दुनिया भर में जमा था, हर देश क्या करता है, कुछ पैसा छोड़ देता है। जैसे नहीं होता है कि पैसे वाले लोग हैं कि हाँ भाई पता कितना पैसा आ रहा है मेरा तुम्हारी तरफ, बोले सर आ रहा है 2-5 हज़ार रुपये टाइप से, तो बोले यार ठीक है, जरूरत पड़े तब दे देना, रख ले अभी बाद में दे देना। ऐसे अमीर देश क्या करते हैं, अपना कुछ ना कुछ पैसा कहीं ना कहीं छोड़ के रखते हैं कि रख लो यार बाद में देते रहना। ऐसे ही रशिया का भी पैसा दुनिया भर की बैंकों में रखा हुआ था। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो पुतिन को जो सबसे बड़ा झटका दिया ना इन देशों ने, वो क्या था, वो लोग इनके सामान को जो बैंकों में जमा था उसको फ्रोज करके बैठ गए, फ्रीज कर दिए साहब। रशिया पर सैंक्शन लगाने के नाम पर इन लोगों ने लगभग 280 बिलियन डॉलर का जो गोल्ड था या जो इनका सामान था पुतिन का यूक्रेन के ऊपर, उसके असेट को जमा कर लिया। इनके घर गृहस्थी, इनका जो कोई याच खड़ा है उसको जब्त कर लिया, बैंक में धन है उसको जब्त कर लिया। दुनिया भर में एकदम अचानक रूप से गबन लिया कि यार इसको गबन कर लो क्योंकि रशिया का पैसा है, सैंक्शन लगाओ, हमने कहा था युद्ध मत कर, नहीं माना तो दमन लो। सोच के देखो, इंडिया इतना सारा गोल्ड रखकर बैठा है, कल को इंडिया इनके खिलाफ कोई नाफरमानी कर दे और ये लोग सैंक्शन खेलना शुरू कर दें, फिर क्या होगा? हमारा इतना सादा महीना का पैसा जो रखा है वो सब चला जाएगा। और देखो इनकी नादानी, देखो ये लोग कितने चालाक लोग हैं कि ये रशिया का पैसा जमा कर लिए और उस पैसे को यूक्रेन को दे रहे हैं कि लीजिए भाई, यूक्रेन से कहो यूक्रेन वालों तुम अपना देश दोबारा से तैयार करो, हम रशियन पैसा तुमको देंगे। कल को इंडिया किसी पर चढ़ाई कर दे, मान लो पीओके को ले ले वापस, उसके लिए लड़ाई लड़ाई शुरू हो जाए और ये लोग कहें कि पाकिस्तान से तुम तो वैसे ही मरे जा रहे हो, ये पकड़ो इंडिया का गोल्ड तुम रखो। ऐसा कुछ ना हो, ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिहाज से इंडिया अपना गोल्ड वापस मंगा रहा है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अब यार जब आपको इतने अच्छे से प्रश्नों का जवाब मिल गया है तो दम लगाकर जो भी लोग उपस्थित हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे?
है, वो सब्सक्राइब का बटन दिया है वो इसको दबा दीजिए, ताकि लगे कि हाँ आपके प्रश्नों का जवाब भी मिला है, आपको गर्व भी दिलाया है, जब नाम ही अंकित इंस्पायर्स इंडिया है। बहुत सारे लोग यहां पर हमें सुपर थैंक्स में पैसे भेज रहे हैं, डॉलर्स भेज रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारा साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कर लिया है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे लोगों के ऊपर सांप लौटते हैं अंकित इंस्पायर्स इंडिया से, और वो आप लाइक करें ना करें वो डिसलाइक जरूर कर जाएंगे, मास रिपोर्टिंग कर जाएंगे कि साहब इसको नहीं उठने देना है। बहुत हुआ है हमारे साथ, हमारे चैनल को पिटवा दिया गया है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं, एक दिन वापस लौटेंगे। आपसे गुजारिश तो कर ही सकते हैं कि आप हमारा साथ अवश्य दें। फिलहाल के बढ़ना शुरू हो गई, क्यों? क्योंकि युद्ध हुआ तो फिर तेल लेने उस खाड़ी में जाएगा कौन? तेल नहीं मिलेगा तो दुनिया के बहुत से देश वैसे ही फेल मार जाएंगे। पहले ही हमारे तो ये दोस्तों वीडियो तो होगी ख़त्म। वीडियो काफ़ी डिटेल के साथ भाई ने बना दी, हालांकि मैं तो सोच रहा था कि वजह छोटी सी को वजह होगी ये कोई, उसने पूरी की पूरी हिस्ट्री बता दी, किस तरह इंडिया का सोना उधर गया, या किस तरह 1991 में इंडियन के तमाम तबका फ़िक्र लोगों ने इंडिया की मदद की। भाई वाकई में ये सिर्फ इंडिया में नहीं, हमारे पाकिस्तान के, क्योंकि ये दोनों खिता एक ही था। इन दोनों खितों के अंदर, पहले इस खिते के अंदर जो कि हिंदुस्तान सारा, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, इस खिते के वाकई जो औरतें हैं ना वो सोने से बहुत मोहब्बत करती हैं। ये हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, आज भी ऐसे, स्पेशली पंजाबी लोग जो है, ज़ाहिर बात है वो अपनी बेटियों को ज़ाहिर बात है जेवर पहनाते हैं ज़्यादातर जब उनकी शादी ब्याह होती है। कुछ भी हो जाए, शाज़ो नादर ही ऐसा होता है कि कोई औरत अपने हस्बैंड के लिए सोना बेचती है, वो भी वो बेचती जो हाई लेवल की समझ के अपने खामन से मुखलिस होती है, नहीं तो औरत सोना नहीं बेचती, ना ही उनको अपना सोना बेचना अच्छा लगता है। तो इसलिए जब देखें असल में धरती माँ थी, अपने माँ पर तो जान भी निसार है, तो उन्होंने फिर अपना दान दिए, सोना दिया सब ने। तो मुझे ये बात पूरी वीडियो के अंदर अच्छी लगी। अभी RBI में 100 टन, 1 तोला पाकिस्तान में 2 लाख आई थिंक 20-25 हज़ार के 30 हज़ार का है 1 तोला, यानी कि 10 ग्राम। 10 ग्राम को मल्टीप्लाई पहले करना है हमने 1000 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से, उधर साथ कीमत को भी ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है। मतलब 2,30,000 लगा लें, 2 लाख लगा लें, 2 लाख को मल्टीप्लाई पहले आपने 1000 से करना है, ठीक है। तो जारी बात है बहुत बड़ी अमाउंट होगी, ये 1 टन की कीमत होगी, फिर 100 टन से मल्टीप्लाई, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी पहले 1000 से करना है 1 kg बनना है, फिर 1000 से करना है 1 टन बनना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर ये पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत बनेगी, जो हमारे तो खरबों में होगी, खरबों से भी आगे शायद चली जाएगी। नीलमपति इस तरह कोई आगे भी 7-8 बिलियन का होगा यार, इतना तो बन जाएगा। मैं खरबों की बात कर रहा हूँ तो बिलियन की बात कर रहा है यार, यानी कि पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी से भी भारी है, और पूरे यानी कि कह दें कि ये तो बहुत ज़्यादा ये पाकिस्तान का भी सोना तो इस तरह फिर होगा दूसरी कंट्री से कि नहीं? तो होता है, रखते सभी कंट्री का ही होता है मेरे ख्याल से। जो कह लें कि जो USA मेन है वहाँ पर भी होगा, जो इंग्लैंड बैंक है वहाँ पर भी होगा। तो यार ये तो बड़ी चौंका। अच्छा 1971 की मेरे ख्याल से वो बात भाई कर रहा था, तो उस वक्त इतने हालात ज़्यादा टाइट थे इनके, तो इन्होंने जो अपना सोना है वो एक किस्म का गिरवी रखा था इंग्लैंड भाई। ये टोटल 15 इंच से बांध जाते हैं, क्योंकि 13 इंच से तो खराब है, मतलब खराब से भी ये काम क्रॉस करे। देखें 2 लाख का 1 तोला, 1 तोले का मतलब 10 ग्राम, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, 1000 से, 100 से करना है, ठीक है, 1 kg हो गया, फिर उसको 1000 से करना है, 1 टन का हो गया, फिर उसको 100 से करना है। तो ये 14-15 मतलब 14 जीरो बांध रहे हैं, साथ में 2, तो ये खरब से भी आगे काम जा चुका है। खरब के बाद मेरा ख्याल में आता है नीलम, ये सब नाम मुझे भूल गया, ये सारी मुझे आती थी, आप मेरे जहन में नहीं आ रही। तो बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी। ये तो मैं कहता हूँ कि ये सोना ही पाकिस्तान तकदीर बदल देगा, इस वक्त पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है।
ले इंडिया रहा तो यार पाकिस्तान वैसे मैं एक बात कर रहा मतलब हूँ कि इतनी अगर इस तरह पाकिस्तान में आए तो अच्छा इससे हटकर भी भाई सिर्फ ये नहीं कि ये 100 टन आरबीआई वापस ले रही है अपना सोना, क्योंकि ये उसको गिरवी रखवाया गया था। तो अब इंडिया के पास पैसे हैं तो पैसे देके वो अपना सोना वापस ले रहे हैं, ये एक पॉलिसी है। तो सोचे इंडिया के जो है ना अपना मंदिर, उनमें कितना सोना हो, कितने टनों फिर होगा, लाखों टनों होगा। क्यों उनके ये जो राम मंदिर बना कितने दरवाजे थे, 7 दरवाजे थे मेरे ख्याल में, 13 थे। 9 के 12 इतने थे अब नाम उनकी यार क्वांटिटी 12 थे या 9 थे। काफ़ी ज़्यादा दरवाजे जो अभी राम मंदिर बना है अयोध्या में, वो सारे के सारे सोने के थे। तो सोचो वो कितने हैवी होंगे और उनमें कितना सोना टनों मैं कहता हूँ टनों के लिहाज से तो वही होंगे। यार सोने के दरवाजे कमाल है, हमारे यहाँ तो मैंने तो नहीं देखा यहाँ पर। भाई उनका सोने का टेम्पल है सोना डैम वहाँ वो तो पंजाब में है ना। वो वो है इंडिया का ही है, पंजाब को अलग है। नहीं वैसे कह रहा हूँ कि पंजाब में है, वो तुम्हें पता है। भाई हमारे यहाँ इधर जो है ना ये ननकाना साहब हम गए थे इधर विजिट करने, तो उधर एक घड़ा या बहुत बड़ी किस्म की ना बहुत बड़ा एक साइज का स्ट्रक्चर पड़ा, तो सारे का सारा सोने का ही है। यानी कि करतार ये ननकाना साहब में जहाँ जाय पैदाइश है बाबा गुरु नानक साहब की, तो उनकी जाय पैदाइश पर वो हमने देखा था। बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ करोड़ों अरबों का तो वही पड़ा है। बाबा गुरु नानक हाँ बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तो ये इंडिया के सिर्फ ये नहीं कि ये उधर दूसरी कंट्री में पड़ा, इंडिया के महिलाओं के पास बहुत, मैं अक्सर कहता हूँ इंडिया कभी गरीब नहीं हो सकता। गरीब का मतलब इंडिया कभी क्रैश नहीं कर सकता, कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता। वजह यह है कि इंडिया के मंदिरों, इंडिया की महिलाओं के पास सोना बहुत ज़्यादा है, और सोने पर जैसे ज़्यादा कारोबार डॉलर चलता, सोने और डॉलर की एक्सचेंज होती है। बिल्कुल। तो यार ये तो बहुत ज्यादा है, बड़ी डिटेल हिस्ट्री भाई ने बताई है। 800 प्लस टन तो उनके पास पहले से है, तो और 100 टन ये हेक्टर टन और हेक्टर कह रहा ये तो मेरे हूँ पास मैट्रिक टन, सॉरी मैट्रिक टन। अब क्या करें। मैट्रिक का मतलब उनके साथ 10 मल्टीप्लाई फिर टन में करो। तो ठीक है यार ना? ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, यकीन जाने। तो यानी कि इंडिया की मैं सोचता हूँ कि इंडिया की कंडीशन यानी कि कुछ अच्छी नहीं थी शुरू से, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, सख्त मेहनत की, और आज भाई कामयाब इंडिया का हो चुके जिक्र हैं। हो रहा, तो आज मैं ये सुन के शॉक हो गया कि इंडिया के दिल्ली के अंदर भाई 52-53 टेम्परेचर चला गया। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी आज ये।